dear students, welcome on my YouTube चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज की क्लास में हम क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चैप्टर नंबर 6 है, उसका नाम है मिसविल द ओटर। मिसविल द ओटर। ओटर ये होता है, भाई इमेज लगाई हुई है आपके लिए, देख सकते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं ऊदबिलाव। क्या बोलते हैं इसको? ऊदबिलाव। ये एक ऐसा जीव होता है जो दलदली क्षेत्र होते हैं, पानी वाले जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे पानी भरा होता है, कीचड़ होती है, उनमें रहता है ये। और उसमें मिलने वाली जो फिशेज होती हैं उनको खाता है। इसका नाम हिंदी में ऊदबिला और इंग्लिश में बोलते हैं इसको ओटर। नेक्स्ट चैप्टर में क्या दिया हुआ है, स्टार्ट करने से पहले कुछ राइटर के बारे में जो बेसिक डिटेल हैं, वो क्या सोच रहा है, वो सब दी हुई हैं। देख लेते हैं क्या है बिफोर यू रीड। Gavin Maxwell lives in a cottage in Camusferna in the West Highland in Scotland। अब जो गेविन मैक्सवेल जो राइटर है हमारा, गेविन मैक्सवेल, ये स्कॉटलैंड के कैमुसफेर्ना नाम के एक जगह में रहता है, शहर में रहता है, और एक छोटे से घर में रहता है, लिटिल कॉटेज में। ठीक है। और ये जो कैमुसफेर्ना है ये हाईलैंड है। हाईलैंड होता है जो ऐसे उठा हुआ भाग होता है ना जमीन से, उसको बोलते हैं हाईलैंड। नेक्स्ट, when his dog Johnny died, Maxwell was too sad to think of keeping a dog again। मैक्सवेल है, इसके पास एक डॉग था, पेट था इसका, लेकिन उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मर जाता है वो। तो मैक्सवेल उसके बारे में सोच सोच के क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है, और दोबारा से अपना मन बनाता है कि मैं दोबारा से क्या करूं, कोई कुत्ता पालूं, कोई पेट पालूं। बट लाइफ विदाउट ए पेट वॉज लोनली। और ये दोबारा से उसको पेट पालने का विचार क्यों आया, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि बिना पेट के उसकी जो लाइफ है वो कैसी है, लोनली है। लोनली का मतलब होता है अकेली, अकेला महसूस हो रहा है उसको। कैसा महसूस हो रहा है उसको? लोनली फील हो रहा है, इसलिए वो दोबारा से क्या सोच रहा है, पेट अडॉप्ट करने की सोच रहा है। नेक्स्ट, अब आपके लिए एक्टिविटी दी हुई है। डू यू हैव ए पेट? क्या आपके पास भी कोई पेट है? पेट, पेट मीन्स होता है पालतू जानवर। पालतू जानवर। क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है? इफ यू डू, यदि है, यू परहैप्स नो दैट ए पेट इज ए सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर आपके पास कोई पेट है, पालतू जानवर है, तो आपको पता ही होगा कि पेट रखना कितनी सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स होता है जिम्मेदारी, जिम्मेदारी, और सीरियस यानी होता है गंभीर। रीड इन द बॉक्स बिलो व्हाट द एसपीसीए, एसपीसीए ये एक इंस्टीट्यूट है भाई, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड में जो पेट्स होते हैं उनकी केयर कैसे की जाए, उनके लिए क्या लाइसेंसिंग पद्धति होनी चाहिए, क्या टर्म एंड कंडीशंस होनी चाहिए, उसके लिए एक संस्था है एसपीसीए। फुल फॉर्म है इसकी सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूरलिटी टू एनिमल्स। क्रूरलिटी मीन्स होता है क्रूरता, क्रूरता। तो एसपीए की फुल फॉर्म होती है सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूरलिटी टू एनिमल्स। तो ये जो सोसाइटी, ये जो इंस्टीट्यूट है, ये क्या कहता है, हैज टू से अबाउट हाउ टू केयर फॉर ए पेट, कि उसके अनुसार हम जो पेट्स हैं, हमारे जो पालतू जानवर हैं, उनकी केयर कैसे करें। उसने कुछ ऐसे रूल्स बनाए हैं, तो अगली स्लाइड में देखते हैं क्या रूल्स हैं। ओनिंग ए पेट इज ए लाइफ टाइम ऑफ कमिटमेंट, कि किसी भी पेट को पालना, किसी भी पालतू जानवर को पालना पूरे जीवन भर का क्या है, कमिटमेंट है। कमिटमेंट मीन्स होती है वचनबद्धता,
वचनबद्धता, वचनबद्धता, ये आप वचन में बन जाते हो और आपने क्या पाल लिया है, कोई पेट पाल लिया है तो आप वचन में बन गए हैं, पूरी लाइफ टाइम की कमिटमेंट है। अप टू 10 और मोर इफ यू ओन ए डॉग और ए कैट, और अगर आप एक डॉग या कैट पालते हो तो आप कितने समय तक बंध गए हैं वचनों में, लगभग 10 या उससे कुछ ज्यादा सालों तक, क्योंकि जो पेट कैट और जो डॉग्स होते हैं उनका जो एवरेज लाइफ टाइम होता है वो 10 या 12 साल होता है, लगभग 10 या 12 साल, इन्वॉल्विंग कंसिडरेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसमें इनको पालना क्या है, कंसिडरेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंसिडरेबल मतलब होता है सोचनीय, इसको इसके बारे में आपको सोचना ही पड़ेगा। ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो उसके बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, द डिसीजन टू एक्वायर वन, वन किसके लिए आया ये जो वन है ये पेट के लिए है भी, ये जो वन है पेट के लिए आया है, यहाँ पे प्रोनाउन है, ये इंडेफिनेट प्रोनाउन पेट के लिए यूज हुआ है यहाँ पे। डिसीजन यानी होता है निर्णय कि आप, और एक्वायर यानी होता है पाना या प्राप्त करना, प्राप्त करना। यदि आप कोई पेट पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं या अपने घर पे लाना चाहते हैं ना, तो ये जो डिसीजन है, डिसीजन टू एक्वायर वन देयरफॉर शुड बी मेड बाय द होल फैमिली। तो इसलिए आपका ये जो डिसीजन है पेट को घर पे लाने का, पेट को पालने का, आपकी पूरी फैमिली के द्वारा लिया जाना चाहिए। क्यों लिया जाना चाहिए, हो सकता है कि आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हो जिनको पेट्स पसंद न हो, है ना, तो आप ले आए और वो आपके पेट को इरिटेट करें, उनसे नोटीनेस करें, उनको परेशान करें, तो इससे अच्छा है कि आप पेट लेके ही ना आओ। और लेके आ रहे हो तो पूरी फैमिली से डिस्कशन करके, पूरी फैमिली एग्री हो तो ही क्या करो, आप पेट को पालो। विदाउट फुल एग्रीमेंट बाय एवरीवन, बिना सबकी सहमति के, द पेट कुड एंड अप अनवांटेड, अनवांटेड यानी होता अनचाहा, अनचाहा। अगर आप क्या करोगे, बिना सहमति के पेट को ले आओगे, बिना एग्रीमेंट के, घर वालों से बिना पूछे पेट को लेके आ गए, तो क्या होगा फिर, वो जो पेट है ना वो अनचाहे तरीके से मर जाएगा। मरने का मतलब कि कुछ लोग तो आपकी फैमिली में उसको अडोर करने वाले, प्यार करने वाले, लाड प्यार से रखेंगे, कुछ उसको हेट करेंगे, उससे नफरत करने वाले होंगे, तो इससे क्या होगा, वो पेट अनवांटेड तरीके से मर जाएगा। नेक्स्ट, पपीज एंड किटन्स आर सो अडोरेबल, पपीज यानी जो डॉगीज होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं, वो किटन्स, किटन्स यानी होते हैं जो बिल्ली के बच्चे होते हैं, आर सो अडोरेबल, अडोरेबल यानी होता है प्यारे, लवली, लवली या प्यारे। तो ये जो कुत्ते के पिल्ले होते हैं या फिर जो किटन्स होते हैं वो दिखने में छोटे छोटे होते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं। इट इजी टू अंडरस्टैंड व्हाई अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन अलाइक वुड बी अट्रैक्टिव टू देम, और उनके इस क्यूट लुक के कारण ही क्या होता है, जो अडल्ट्स होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो उनको अच्छे लगते हैं और वो उनको घर ले आते हैं। अनफॉर्चुनेटली द क्यूट लुक्स आर ऑफन a disadvantage because people purchase them without consideration and the knowledge on how to take proper care of them। और उनके क्यूट लुक के कारण ही लोग क्या करते हैं, उनको ले आते हैं बिना ये बात सोचे हुए, विचारे हुए, कंसिडर किए हुए कि इनकी देख रेख कैसे करनी है, इनका देखभाल सही तरीके से कैसे करना है। इस कारण से उनका जो क्यूट लुक है उनके लिए कैसा साबित होता है, डिसएडवांटेज, नुकसान साबित होता है। जो किटन्स हैं, डॉग्स हैं, पपीज हैं, उनके लिए उनका क्यूट लुक कैसा साबित होता है, डिसएडवांटेजफुल। नेक्स्ट, द बेसिक पॉइंट यू शुड कीप इन माइंड बिफोर अडॉप्टिंग, अडॉप्टिंग मीन्स अडॉप्टिंग, देखिए अडॉप्ट से 3 मीनिंग होती है, ADAPT, एक तो ये है, एक है ADEPT, ADEPT, और एक होती है ADOPT, ADOPT। तो ये जो नीचे वाली है अडॉप्ट, यहाँ पे यही यूज हुई है, इसका मतलब है गोद लेना, गोद लेना, गोद लेना।
दोबारा से लिखता हूं मैं, गोद लेना। अडेप्ट का मतलब, इस अडेप्ट का मतलब होता है दक्ष होना। क्या होता है? दक्ष होना, किसी काम में पूरा पारखी होना, विशेषज्ञ होना, निपुण होना। दूसरा क्या लिख सकते हैं इसको? निपुण होना। और ऊपर वाला जो अडेप्ट होता है इसका मतलब है ढालना, ढालना या ढल जाना, ढल जाना। समझ में आ गया? ढालना या ढल जाना। ADAPT, देखो इनमें AD भी सेम है सब में, स्टार्टिंग का AD सब में सेम है, लास्ट का PT भी सब में सेम है। अंतर किस चीज का है? ओनली किस चीज का अंतर? ओनली अंतर है ओनली एक का, ई का और ओ का। ओ वाला जो अडेप्ट होगा उसका मतलब है गोद लेना, ई वाला होगा उसका मतलब है निपुण होना, दक्ष होना, स्किल्ड होना, स्किल्ड। और ADAPT इसका मतलब होता है ढालना या ढलना। ढालना या ढलना। ओके नेक्स्ट। तो ये क्या कह रहा है देखिए लास्ट की लाइन में, कि अगर आप क्या कर रहे हैं, किसी किटन को या किसी पप्पी को गोद ले रहे हैं, अपने घर पे लेके आ रहे हैं पालने के लिए, पेट को लेके आ रहे हैं, तो नीचे कुछ पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, वो आपके ध्यान में जरूर होने चाहिए। आपको उनको पहले अपने ध्यान में रखना चाहिए, उसके बाद में क्या करना चाहिए, पेट को अडेप्ट करना चाहिए। देखिए क्या क्या पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है एन एनुअल डॉग लाइसेंस इन अकॉर्डेंस विद गवर्नमेंट रेगुलेशन। कि आप क्या लेके आ रहे हैं, कोई डॉग लेके आ रहे हैं, तो उसका क्या होना चाहिए आपके पास? लाइसेंस। गवर्नमेंट डॉग्स होते हैं, पेट्स होते हैं, उनके क्या जारी करती है? लाइसेंस। सरकार की जो नीतियां होती हैं, रेगुलेशंस होती हैं, रेगुलेशन का मतलब नीतियां, उनके अकॉर्डिंग क्या जारी करती है वो? लाइसेंस। क्या जारी करती है? लाइसेंस। तो आपके पास किसी भी पेट को आप अडॉप्ट कर रहे हैं तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। इट्स एनुअल वैक्सीनेशन अगेंस्ट मेजर डिजीज। एनुअल वैक्सीनेशन। डिजीज क्या होती है भाई? डिजीज, डिजीज होती है बीमारियां, बीमारियां। वैक्सीनेशन ये नहीं होता टीका लगाना, टीकाकरण, टीकाकरण। और अगेंस्ट यानी होता है के खिलाफ। तो जानवरों में जो मेजर यानी होता है मुख्य, मेजर यानी क्या होता है? मुख्य। जानवरों में जो मुख्य मुख्य बीमारियां होती है ना, उनका आपको क्या करवाया जाना चाहिए? एनुअल। एनुअल का मतलब होता है हर वर्ष, वार्षिक। हर वर्ष क्या लगवाया जाना चाहिए? टीका लगवाना जाना चाहिए। जैसे जो पेट्स होते हैं उनमें मेन बीमारी तो कौन सी, किसके लिए? जो रेबीज की बीमारी होती है कुत्तों में या बिल्लियों में, किटेंस में, उसके लिए टीका लगवाया जाना जरूरी है। इट्स एनुअल वैक्सीनेशन हो गया। टॉयलेट ट्रेनिंग, आप जो भी पेट पाल रहे हो उसको टॉयलेट ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, कि ऐसे ही नहीं वो कहीं भी टॉयलेट कर दे। टॉयलेट ट्रेनिंग होनी चाहिए। रेगुलर ग्रूमिंग, ग्रूमिंग यानी होती है साफ सफाई। एंड बेथिंग। बेथिंग क्या होता है? बेथिंग, बेथिंग होता है स्नान करवाना, कि आप उसकी रेगुलर रूप से क्या करो, साफ सफाई करो और रेगुलर इसको नहलाओ धुलाओ। ओबीडियंस ट्रेनिंग। ओबीडियंस का मतलब होता है आज्ञा, आपकी आज्ञा माने, आपकी बात माने वो। ये ट्रेनिंग भी होनी चाहिए आपके पेट के पास। डोंट फॉरगेट यू शुड फीड योर पेट ए बैलेंस डाइट। डाइट का मतलब होती है खुराक। क्या होती है? खुराक, खाना। तो आपको ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि आप क्या खिलाओ अपने पेट को। फीड का मतलब होता है खिलाना। अपने पेट को बैलेंस डाइट खिलाओ, भोजन उतना ही खिलाओ जिससे वो ज्यादा मोटा ना हो, बिल्कुल फिट रहे। नेक्स्ट, सोशलाइजेशन। मेनी डॉग्स आर केप्ट कन्फाइड। कन्फाइड यानी होता है बांध के रखना। कन्फाइड मीन्स बांध के रखना। इन केसेस और टाइड अप टू स्टॉप देम फ्रॉम डटिंग द गार्डन और फ्रॉम चूइंग ऑन शूज। दिस इज रॉन्ग, इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोशलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोशलाइजेशन क्या होता है कि आपके जो पेट है ना, वो ऐसे नहीं कि किसी भी व्यक्ति को, आपके पड़ोसी हैं उनको देख के भी भौंक रहे हैं, कोई गाड़ी जा रही है उसको देख के भी भौंक रहे हैं, कोई दूसरा जानवर आ गया तो भी भौंक रहे हैं। हर टाइम पे ऐसे भौंकने वाले कुत्ते क्या हैं?
वो ठीक नहीं है। और इसके लिए ऐसा भी नहीं कि आप उनको क्या करने लग जाओ, जंजीरों में बांध दो, पिंजरों में बंद कर दो, क्योंकि पिंजरों में जंजीरों में बांधने के बाद जो डॉग्स होते हैं जब वो छूटते हैं तो क्या करने लग जाते हैं, उनमें च्यूइंग, चबाने की आदत हो जाती है कुछ ना कुछ। फिर उनको जो भी मिलेगा, दीवार है तो दीवार को खरोचने लगेंगे, वहां जूते पड़े हैं तो जूतों को चबाने लगेंगे, वो कोई कपड़े हैं तो कपड़ों को फाड़ देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। तो इसकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए आपके पेट्स के पास। डेली डोज ऑफ एक्सरसाइज, आप उसको डेली क्या करवाएं, एक्सरसाइज करवाएं। अफेक्शन, उससे प्यार भी करें और उससे खेल भी खिलवाएं। खेल खिलवाना, आप बॉल से खेल सकते हैं, जैसे भी आप खेलना चाहो ना वो खेल सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें जो लिखी है ना, ये किसकी हैं, एसपीसीए, एसपीसीए, सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल्स, इसके अकॉर्डिंग ये बातें थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या बात बताई जा रही देखिए। Imagine someone has gifted you a pet. With your partner's help, make a list of the things you need to know about the pet in order to take good care of it. कि आप ऐसा मानिए या कल्पना कीजिए कि किसी ने आपको क्या गिफ्ट किया है, पेट गिफ्ट किया है। किसी ने आपको क्या गिफ्ट किया है, पेट गिफ्ट किया है। तो आप अपने पार्टनर के साथ, मतलब जो भी आपका क्लासमेट है उसके साथ ऐसे एक लिस्ट बनाइए जिसमें आप उसकी अच्छी केयर की क्या लिखें, पॉइंट्स लिखें कि हमें उसकी केयर कैसे करनी है। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है। द फूड इट्स इट ईट्स, कौन सा खाना खाता है उसकी लिस्ट बनाइए, है ना। उसको क्या खेलना पसंद होगा उनकी लिस्ट बनाइए, ये सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी चल रही है भैया। एक्टिविटी में दो एक्टिविटी हो गई हैं। पहले में तो आपको एसपीसीए की जो रेगुलेशंस है वो बताई हैं, उसके बाद में आपको ये इमेजिन करवा के पूछा है कि आप क्या करेंगे अगर आपको कोई पेट गिफ्ट करे तो। और तीसरा यहाँ पे ओटर्स के बारे में, अब ओटर्स के बारे में जानकारी आएगी कि कहाँ पाए जाते हैं। ओटर्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर इन मार्सेस। मार्सेस क्या होता है भाई, मार्सेस, मार्सेस होता है दलदली, या दलदली बोल सकते हैं, दलदल, दलदली भाग ऐसे बोल दें, दलदली भाग। दलदली जो इलाके होते हैं ना, जिनको वेट एरियाज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेट एरियाज। वेट एरिया का मतलब गीले होते हैं हमेशा ही, उनमें या तो होगा वहां पे पानी भरा होता है या बारिश होती रहती है। अच्छी बारिश होती है तो पानी भरने के कारण क्या होता है कि जो जमीन है वो पानी नीचे न जाने के कारण ऊपर ही रहता है, और फिर जो ऊपर का जो सतह होती है जमीन की वो कैसे बन जाती है, दलदली। और ये इलाके, वेट इलाके ज्यादातर कहाँ मिलते हैं, जो लेक्स होती हैं उनके आसपास में, जो रिवर्स होती हैं उनके आसपास में, और जो सीज होती हैं उनके आसपास में। अब ये बता रहा है कि ओटर दुनिया में सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, लार्ज नंबर में पाए जाते हैं कहाँ पे, बसरा में। बसरा कहाँ पे है, इराक में। कहाँ पे है, इराक का एक शहर है। और शहर भी कैसा है ये कोस्टल टाउन है। कैसा टाउन है, कोस्टल। कोस्टल का मतलब समुद्री किनारे पे है। इराक में नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा जो ओटर्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, बसरा में, ए टाउन इन इराक। इमेजिन यू वांटेड टू ब्रिंग एन ओटर फ्रॉम इराक टू लंदन। आप ये कल्पना कीजिए कि आपको इराक से और लंदन के लिए एक ओटर लेके जाना है आपको, एज ए पैट। आप पैट यहाँ से खरीद के लेके जा रहे हो और आपको लेके कहाँ जाना है, लंदन। वॉट स्पेशल अरेंजमेंट वुड यू नीड टू मेक फॉर योर पैट ओटर। उसके लिए आपको कौन कौन से स्पेशल अरेंजमेंट करने होंगे अपने पैट ओटर को इराक से लंदन ले जाने के लिए। वर्ल्ड मैप है उसमें इराक, तो ये इंडिया वाला जो पाकिस्तान के बाद का जो हिस्सा है ना, यहाँ पे है, ऐसा कुछ है, यहाँ पे इंडिया ऐसे, ऐसा वर्ल्ड मैप है। यहाँ इराक है बीच में, है ना। यहाँ से आपको इधर यूरोप है, और यहाँ यूरोप में एक छोटा सा द्वीप है, उस पे बसा है ब्रिटेन, और उसकी राजधानी है लंदन। यहाँ लंदन लेके जाना है आपको। कहाँ लेके जाना है, तो आपको क्या क्या स्पेशल अरेंजमेंट्स करने होंगे वो बताने हैं आपको। यू वुड नीड टू फाइंड ए प्लेस विद ए लॉट्स ऑफ वाटर। और अगर आप लेके पहुंच गए ना, तो आपको क्या करना होगा फिर, लंदन की जो एनवायरनमेंट है, वहाँ की जो क्लाइमेट है वो अलग है,
वहाँ आपको ऐसा मार्सिस वाला इलाका बहुत कम मिलेगा, तो आपको क्या होगी, एक ऐसे बड़े से पानी भरे हुए जगह की आवश्यकता होगी। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अदर पॉइंट्स शुड यू थिंक अबाउट, कि एक तो आपको बता दें कि पहला क्या होगा, आप अगर उसको इराक से लंदन लेके जा रहे हैं तो लंदन में भी आपको उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, एक पानी का क्षेत्र चाहिए उसको, वोटर को, क्योंकि वो पानी में रहते हैं, दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। तो ये एक तो बता दिया, और आपको बतानी है और क्या क्या चीजें करेगी। द इंफॉर्मेशन अबाउट इराक एंड लंदन गिवन बिलो मे हेल्प यू। और इराक के और जो लंदन है उसके जो क्लाइमेट है, उनका जो एनवायरनमेंट है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ आगे की स्लाइड में दी जा रही है, उसको पढ़ के आपको देखना है। देखिए, पहले दिया हुआ इराक, उसके बाद में दिया हुआ लंदन। इराक में देखिए, इराक है मोस्टली ब्रॉड प्लेन्स, ब्रॉड यानी होते हैं बड़े बड़े, विस्तृत, विस्तृत, और प्लेन्स होते हैं मैदान, क्या होते हैं, मैदान। तो इराक का जो ज्यादातर इलाका है ना, उसमें ज्यादातर क्या है, बड़े बड़े मैदानी भाग है। मैदानी भाग मतलब वहां पे पहाड़ियां बहुत कम है, रेगिस्तान है ना। एंड मार्सेस अलोंग द ईरानियन बॉर्डर, और जो इराक है, क्या है, इराक, उसके इस साइड में ईरान है। कौन सा देश है, ईरान। तो ईरान से जो सीमा लगती है ना, उस पूरी सीमा पे क्या फैली हुई है, दलदल फैली हुई है। ईरानियन बॉर्डर इन द साउथ, ये जो साउथ का साइड है ना, इस साइड में ईरान से टच होने वाली ये जो इसकी सीमा है, बॉर्डर है, इस क्षेत्र में क्या फैली हुई है, दलदल। और इधर ही क्या है, ये बसरा। विद लार्ज फ्लडेड एरिया, फ्लडेड एरिया क्या होते हैं, फ्लड यानी होती है बाढ़, फ्लड यानी क्या होती है, बाढ़, कि बारिश का पानी या नदियों का पानी जब नदी को छोड़ के दूसरी साइड में, दूसरी दिशा में बहने लग जाए अनकंट्रोल्ड वे में, उसको क्या बोलते हैं, फ्लड। तो ये जो इलाका है साउथ वाला, किसका, इराक का, जो ईरान के साथ लगा हुआ है, ये जो बॉर्डर है, ये बाढ़ वाला इलाका है और दलदली क्षेत्र है। A large part of Iraq's land area is desert। और ईरान है, उसका ज्यादातर भाग क्या है, डेजर्ट। मैंने आपको बता दिया क्या है, डेजर्ट। सो इट हैज कूल विंटर्स एंड ड्राई हॉट एंड क्लाउडलेस समर। और ईरान में क्या है, ज्यादातर भाग डेजर्ट है, तो इसका जो, इसमें जो सीजन्स होते हैं ना, उसमें जो विंटर होती है, जो सर्दियां होती हैं, वो तो क्या होती है, ड्राई। ड्राई का मतलब सूखी, ये सर्दियां तेज पड़ती हैं। और जो समर होती है, जो गर्मी होती है, वो हॉट होती है, वो ज्यादा गर्मी पड़ती है। क्लाउडलेस समर होती है। क्लाउडलेस का मतलब आसमान में बादल नहीं होते, तेज गर्मी पड़ती है, बारिश भी कम होती है। द माउंटेन एरिया नियर ईरान एंड टर्की। और ये जो ईरान है ना, ऐसे ईरान है, इसके इस साइड में टर्की है, तो टर्की, तुर्की को बोलते हैं। इस इलाके में क्या है, माउंटेन्स है, क्या है, माउंटेन्स। हैव कोल्ड विंटर्स, तो इस साइड में और भी तेज सर्दी पड़ती है सर्दियों में। देर इज हैवी स्नोफॉल, और ये जो इलाका है, जो पहाड़ी इलाका है, किसका, ईरान का, जो टर्की के साथ वाला बॉर्डर है, उसमें स्नोफॉल भी होता है। स्नोफॉल का मतलब बर्फ का गिरना, बर्फ का गिरना, जब बारिश की तरह बर्फ के फोए किससे गिरने लग जाएं, आसमान से, उसको बोलते हैं स्नोफॉल। एंड व्हेन द स्नो मेल्ट इन स्प्रिंग, अब देखो पानी कहां से कहां चलता है अभी, पानी कहां से कहां चलेगा, देखो इसमें ये जो पहाड़ी भाग है, किसके, ईरान के जो पहाड़ी भाग है ना, उन पहाड़ी भागों में क्या होता है, विंटर में स्नोफॉल होता है। स्नोफॉल होगा तो बर्फ जमेगी, पहाड़ों में क्या जमेगी, बर्फ जमेगी। फिर समर आएगी, क्या आएगी, समर। देर इज हैवी स्नोफॉल देयर एंड व्हेन द स्नो मेल्ट इन स्प्रिंग। समर से पहले क्या आती है, स्प्रिंग। स्प्रिंग यानी होती है वसंत ऋतु, वसंत ऋतु। वसंत ऋतु होती है, जब वसंत ऋतु आएगी ना, उसमें क्या होगा, ये जो बर्फ इन पहाड़ों पे पड़ी है ना, ये पिघलने लग जाएगी, और पिघल पिघल के नदियों के द्वारा कहाँ पे पहुंचेगी, वो साउथ वाला जो भाग है उसमें जाएगी। मेल्ट इन स्प्रिंग इट कोज फ्लड इन सेंटर एंड साउथर्न इराक। और ये जो बर्फ पिघल के आती है ना, बर्फ पिघलेगी, इससे पानी बनेगा, तो नदियों में क्या होगी, पानी की मात्रा बढ़ेगी। और पानी की मात्रा बढ़ने से जो ईरान के, इराक के, जो इराक के ये सेंट्रल एरिया है और साउदर्न एरिया है ना, इनमें क्या हो जाती है, फ्लड आती है, बाढ़ आ जाती है। तो ये सिचुएशंस तो थी किसकी, ईरान की,
कि ईरान का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, वहाँ के जो भौतिक क्षेत्र है वो कैसे हैं। आप पढ़ते हैं लंदन के बारे में, इन्हीं को पढ़ के आपको वो पीछे वाली जो एक्टिविटी ना 3 नंबर, उसमें आपको पॉइंट बनानी है, आपको क्या क्या तैयारियां करनी होंगी। लंदन, अब देखिए, लंदन हैज ए लार्ज पॉपुलेशन एंड इट इज ए वेरी बिजी सिटी। लंदन है, उसकी जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है, और ये क्या है, एक बिजी सिटी है, व्यस्त शहर है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, है ना, टेक्नोलॉजी है, बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, पॉपुलेशन ज्यादा है। इन एडिशन टू इन एडिशन टू मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। स्टोरी यानी क्या होती है भाई, ये बताओ पहले, उसके बाद में चलेंगे आगे। स्टोरी, स्टोरी यानी क्या होती है, स्टोरी यानी होती है कहानी। कहानी, इसका सिनोनिम हम क्या ले सकते हैं, टेल। टेल, टेल यानी भी कहानी होती है, स्टोरी यानी भी कहानी। एक इसमें जो स्टोरी है ना, ये देखो आप, मल्टी को छोड़ दो, मल्टी का मतलब होती है बहुत सारी एक साथ नीचे, और स्टोरी का मतलब यहाँ क्या है, STOREY। इस O और R के बीच में क्या और ऐड हो गया, E। क्या ऐड हो गया, E। और इस स्टोरी का मतलब होता है मंजिल। क्या होता है, मंजिल। देखिए ना, मंजिल ऐसे बिल्डिंग होती हैं, उसमें स्टोरीज होती हैं ऐसे, पढ़े इसी को, इसको भी स्टोरी के पढ़ना, इसको भी स्टोरी है। मल्टी का मतलब बहु, तो लंदन है उसमें जो क्या है, बहुमंजिला इमारतें हैं, बहुमंजिला इमारतें हैं। स्टोरी का एक का मतलब कहानी, और दूसरी स्टोरी का मतलब क्या होता है, मंजिल। मीनिंग में भी फर्क है। ई और ऐड करना आपको, आर से आगे, सॉरी आर से आगे, यानी आर से आगे, वाई से पहले ई ऐड करना है, स्टोरी स्टोरी। नेक्स्ट, इन एडिशन। इन एडिशन का मतलब होता है इसके अलावा, बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतों के अलावा। हाउ एवर इट हैज ओपन स्पेसिस, कि बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें हैं, इनके अलावा भी जो लंदन है उसमें खुले स्थान है। ओपन का मतलब खुला, स्पेसिस यानी होता है स्थान, और पार्क भी है। इट हैज ए टेम्परेट क्लाइमेट। टेम्परेट का मतलब होता है सम। क्या होता है, सम। सम क्या होता है, ये बताओ। सम का मतलब न तो ज्यादा गर्मी है और न ज्यादा सर्दी है, मिडिल, बीच का टेम्परेचर रहता है, थोड़ी थोड़ी गर्मी रहती है, थोड़ी सर्दी, उसको बोलते हैं सम। और ये सम टेम्परेचर कहाँ पे होता है, ज्यादातर जो कोस्टल जो इलाके होते हैं ना, कोस्टल इलाके, उनमें होता है। और जो लंदन है वो कोस्ट के पास में है। किसके पास में है, कोस्ट के पास में। इसलिए यहाँ की जो क्लाइमेट है वो कैसी है, टेम्परेट है, समावकारी जलवायु है। इट इज नीदर हॉट नॉर वेरी कोल्ड, न तो इसकी जलवायु ज्यादा गर्म है और न ही ज्यादा ठंडी है। क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु, जलवायु। ओके, तो लंदन की जो क्लाइमेट है वो न तो क्या है, ज्यादा गर्म है और न ही ज्यादा ठंडी है। विद रेगुलर बट जनरली लाइट रेनफॉल और स्नो थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे देखो, बारिश तो, रेनफॉल तो कम होता है जनरली, विद रेगुलर, रेगुलर टाइम पे होता है, ऐसे क्या होता है, रेगुलर टाइम पे, लेकिन थोड़ा कम। लाइट, लाइट का मतलब होता है कम। यहाँ पे लाइट यानी रोशनी नहीं है, या हल्का, हल्का बोल सकते हैं, हल्की बारिश होती है लेकिन वो रेगुलर होती है। और उसके साथ में स्नो थ्रू आउट द वर्ल्ड ईयर, और पूरे साल में क्या होती रहती है, स्नोफॉल होता रहता है। स्नोफॉल तो पूरे साल में होता है। और रेनफॉल वहाँ वहाँ के जो टाइम फिक्स हैं, जैसे हमारे जुलाई से और सितंबर के बीच में क्या होता है, रेनफॉल होता है, वैसे वहाँ भी ऐसा टाइम फिक्स है। उसमें तो हल्की बारिश होती है और पूरे साल में क्या होती रहती है, स्नोफॉल होता रहता है। द वार्मेस्ट मंथ इन जुलाई, और जो लंदन है उसका सबसे गर्म जो महीना होता है वो जुलाई होता है। एंड द कूलेस्ट मंथ इज जनवरी, और सबसे जो ठंडा महीना होता है वो जनवरी होता है। फरवरी इज द ड्राइएस्ट मंथ, और फरवरी जो होता है वो सबसे सूखा महीना होता है। सूखा का मतलब ये नहीं कि वहां सूखा पड़ रहा है, रोट वाली बात नहीं, सूखा का मतलब वहां पे सर्दी सूखी पड़ती है। स्नो इज नॉट वेरी कॉमन इन लंदन, और जो लंदन है उसमें स्नो वैसे तो कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी वहां स्नोफॉल होता रहता है। ठीक है, तो ये दोनों की कंडीशन पढ़ ली आपने।
पहली इराक की पढ़ ली है और दूसरी लंदन की। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब ये जो भी कुछ बातें हैं ना इस चैप्टर में, वो कौन बताएगा? कौन बताएगा भाई? जो केविन है, केविन मैक्सवेल है, वो बताएगा। सारी बातें जो भी होंगी इसमें वो अपने साथ में घटी हुई बातें हैं, वो कौन बताएगा? केविन। तो देखिए, अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956, 1956 के साल की शुरुआत में ही, आई ट्रेवल टू साउदर्न इराक। 1956 के साल की शुरुआत में ही मैंने कहाँ की यात्रा की? साउदर्न इराक की। इराक में गया, और इराक के भी कौन से इलाके में? साउदर्न इलाके में, जो साउथ का इलाका है ना उसमें। By then, it had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog. और जब तक मैं वहां गया था ना, तब तक मेरे दिमाग में ऐसी बात नहीं आई थी कि मैं वहां जाके, देखो पहले इसके पास इसका डॉग था जो, नहीं, उसकी हो जाती है डेथ। अब ये घूमने चला जाता है, ठीक है। अब वहां जाने के बाद ये कह रहा है कि मेरे मन में वहां जाने के बाद भी ये विचार नहीं आया कि मैं कुत्ते की जगह पे, डॉग की जगह पे क्या पालूंगा? ओटर। क्योंकि वहां ओटर बहुत ज्यादा है, इसने देखे होंगे। एंड द कैमोसफेरना रेंज बाय वाटर ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम इट्स डोर। रेंज्ड का मतलब होता है गिरा होना, यानी क्या होता है? किसी चीज से गिरा होना। एंड दैट कैमोसफेरना रेंज वाटर ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम इट्स डोर। अब वहां जैसे पहुंचा ना ये, तब इसके दिमाग में आया कि जो ओटर्स हैं यहाँ बहुत ज्यादा मिलते हैं, मैं एक ले जा सकता हूँ। फिर इसके दिमाग में आया कि ओटर्स को क्या चाहिए? पानी चाहिए। फिर इसने सोचा कि मैं स्कॉटलैंड में जिस जगह पे रहता हूँ, कैमोसफेरना पे, वो किससे घिरा हुआ है? वाटर से, यानी उसके चारों तरफ पानी होगा भाई। तो इसके दिमाग में ऐसे आया कि मैं जहाँ रहता हूँ कैमोसफेरना में, वो पानी से घिरा है, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ? ओटर ले जा सकता हूँ। और जो कैमोसफेरना है वो पानी से घिरा है, यानी पानी उसके कितनी दूर है? स्टोन्स थ्रो। स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है नजदीक होना। क्या होता है? नजदीक होना। नजदीक होना। कि कैमोसफेरना है, उससे पानी के जो इलाके हैं वो नजदीक ही हैं। स्टोन थ्रो का मतलब आप जितनी दूरी तक पत्थर फेंक सकते हो अपनी स्ट्रेंथ से, उतनी दूरी का इलाका। तो आप पत्थर कितनी दूर फेंक सकते हैं? हाँ, ज्यादा से ज्यादा 500 मीटर। तो 500 मीटर की दूरी ज्यादा नहीं है, ठीक है। आगे, वुड बी एन एमिनेंटली सुटेबल स्पॉट। एमिनेंटली का मतलब होता है सबसे बढ़िया। वैसे एमिनेंटली यानी प्रसिद्ध होता है, यहाँ पे है सबसे अच्छा। तो इसने वहां जाके ऐसा डिसाइड किया कि कैमोसफेरना जो पानी से घिरा हुआ है, मेरे घर के पास में ही है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो ओटर्स को पालने के लिए क्या है? एक सुटेबल जगह है। क्योंकि ओटर को क्या चाहिए? पानी चाहिए, और इसके लिए ओटर वो जगह सुटेबल है। फॉर द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट कौन सा? किस एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है? कि ये यहाँ से क्या लेके जाएगा? क्या लेके जाएगा यहाँ से? ये यहाँ से ओटर लेके जाएगा, और उसको कहाँ पे पालेगा फिर? अपने लंदन में कैमोसफेरना। तो ये कह रहा है कि वोटर को यहाँ से लेके जाना और वहां पालने का जो एक्सपेरिमेंट है, उसके लिए जो कैमोसफेरना है वो अच्छी जगह है। व्हेन आई कैजुअली मेंशन दिस टू ए फ्रेंड, वो जब मैंने ऐसे ही, कैजुअली का मतलब होता है विदाउट इंटरेस्ट, कि ऐसे ही बातों बातों में अपने एक फ्रेंड से इसके बारे में बताया। इसके बारे में कि मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि डॉग ने पाल के मैं क्या पालूं? एक ओटर। ही एज कैजुअली रिप्लाइड दैट आई हैड बेटर गेट वन इन द टिग्रेस मार्सेस। तो उसने भी ऐसे बातों बातों में मुझसे कह दिया कि अच्छा होगा, अगर तुम्हें ये पालना है ना, तो तुम यहाँ से ओटर लेके जाओगे तो कहाँ से लेके आओ ओटर? टिग्रिस मार्सेस में। टिग्रिस जगह है भाई। टिग्रिस क्या है? जगह। टिग्रिस जगह है, और मार्सेस यानी दलदली क्षेत्र। जो साउदर्न इराक है ना, उसमें जो दलदली क्षेत्र है ना, उनके अलग अलग नाम है। तो ये कह रहा है टिग्रिस मार्सेस में जाओ, वहां पे तुम्हें क्या मिल जाएगा? ओटर मिल जाएगा। और देयर
दे वर एज कॉमन एज मस्कीटो, क्योंकि ये जो टिग्रिस मार्सिस है उसमें ओटर इतने कॉमन है, इतने आम बात है मिलना ओटर का, जैसे मच्छर मिलते हैं किसी भी इलाके में, वैसे टिग्रिस मार्सिस में क्या भरे पड़े हैं, ओटर्स। नेक्स्ट, एंड वर ऑफन टेम्ड बाय द अरेब्स, और टिग्रिस मार्सिस में जो ओटर्स मिलते हैं ना वो ज्यादातर किसके द्वारा पाले जाते हैं, जो अरब कंट्रीज के लोग हैं ना उनके द्वारा पाले जाते हैं। ये जो इराक है, ईरान है, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे कैसी कंट्रीज किए जाते हैं भाई, दुबई है, ये सारे यूएई, सारे अरब कंट्रीज कहे जाते हैं, और इनमें रहने वाले लोग अरब कहे जाते हैं, अरब अरब कंट्री के लोगों के द्वारा वहां पे जो वोटर मिलते हैं वो पाले जाते हैं। वी वर गोइंग टू बसरा टू द कंसुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर आवर मेल्स फ्रॉम यूरोप। अभी कहाँ रह रहे हैं, कहाँ घूमने आए हैं, ये इराक में घूमने आए हैं, और इनको अपने कंट्री से, ब्रिटेन से यानी लंदन से कोई मेल प्राप्त होने वाला था, और वो मेल ऐसे इंटरनेशनली कोई मेल आता है ना, कोई लेटर आता है तो वो किस में आता है, कंसुलेट ऑफिस होता है, पहले क्या होते थे, कंसुलेट ऑफिस, उनमें आता था। तो इस कंसुलेट ऑफिस में जनरल से मिलने अपने जो ईमेल्स हैं यूरोप से आने वाले थे वो कलेक्ट करने के लिए कहाँ जा रहे हैं, ये बसरा जा रहे थे। To collect and answer our mails from Europe. At the Consulate General, we found that my friend's mail had arrived, but that mine had not. और वहाँ कंसुलेट ऑफिस में, जनरल के ऑफिस में हमें जानने के बाद में ये पता चला कि मेरा जो फ्रेंड है उसके मेल तो क्या हो गए हैं, आ गए हैं, लेकिन मेरा नहीं आया। मेरा कौन है ये, केविन मैक्सवेल। नेक्स्ट, आई केबल टू इंग्लैंड, केबल का मतलब होता है तार भेजना। पहले देखो ये मेल वगैरह वो नहीं थे, ऐसे मोबाइल वगैरह पूरे वो थे नहीं, इतनी टेक्नोलॉजी 1956 की बात हो रही है भाई, उस समय इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी क्या, बिल्कुल न के बराबर थी टेक्नोलॉजी। तो ऐसे कोई लेटर भेजने होते या कोई इंफॉर्मेशन देनी होती तो किससे भेजते वो, टैक्स, तार करते, तार, टेलीग्राफ बोलते थे जिसको, टेलीग्राफ, ग्राम, टेलीग्राम, टेलीग्राम से भेजते, वो तार होते उनमें कोडिंग में वो पढ़ा जाता मैसेज। तो इसने क्या किया, इसका मेल नहीं आया वहां से यूरोप से, तो इसने इंग्लैंड में दोबारा क्या भेजा, तार भेजा। एंड व्हेन 3 days लेटर नथिंग हैड हैपेंड, आई ट्राई टू टेलीफोन, और जब 3 दिन बाद भी मेरे मेल नहीं आए तो मैंने क्या किया, टेलीफोन किया। द कॉल हैड टू बी ब्रोकन बुक्ड 24 hours इन एडवांस। और देखो जो इंटरनेशनल कॉल होती थी ना पहले, उनको करने के लिए पहले क्या होता था, आपको जहाँ भी कॉल करनी है वो नंबर नोट करवाओगे, ये जो कंसुलेट ऑफिस होता है, जैसे इंटरनेशनली आपको मेल भेजना है, इंटरनेशनली कॉलिंग करनी है तो क्या करना पड़ता था, कंसुलेट ऑफिस में जाना पड़ता था। और उसमें भी क्या करना, 24 घंटे पहले वो बुक करनी पड़ती थी एडवांस में। ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, पहले दिन क्या हुआ, जो लाइन थी, लाइन का मतलब जिसके द्वारा वो कॉल होती है, वायर्स की हो सकती है या जो सिग्नल्स की हो सकती है, वो क्या थी, आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर मीन्स क्या होता है भाई, आउट ऑफ ऑर्डर, इसका मतलब होता है किसी मशीन का खराब होना, मशीन आदि का खराब होना, खराब होना। तो पहले दिन तो क्या हुआ, जो मशीन थी यानी उनका जो टेलीफोन था उसकी लाइनें थी वो क्या थी, खराब थी, आउट ऑफ ऑर्डर थी। ये फ्रेज है आउट ऑफ ऑर्डर, याद रखना। ऑन द सेकेंड एक्सचेंज वॉज क्लोज फॉर ए रिलीजियस हॉलीडे, ये जो जनरल कंसुलेट है इसको एक्सचेंज ऑफिस भी बोलते हैं। दूसरे दिन क्या हुआ, कोई रिलीजियस हॉलीडे था, रिलीजियस का मतलब धार्मिक, कोई जैसे छुट्टियां होती है ना वैसे कोई पूरे देश में ही छुट्टी थी। ऑन द थर्ड डे देयर वाज अनदर ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन का मतलब भी होता है कोई गड़बड़ी होना, कोई समस्या आना। और तीसरे दिन भी किसी ना किसी समस्या के कारण वो क्या था, बंद था, यानी इसको जो कॉल करनी थी ना वो नहीं हो पाई। माई फ्रेंड लेफ्ट, मेरा फ्रेंड मुझे छोड़ के चला गया, यानी इनको ये घूमने आए थे, इनको जाना कहाँ है, लंदन जाना है वापस, इसका फ्रेंड चला गया
क्योंकि उसका मेल आ गया था, हो सकता है इन्होंने टिकट बुक करवाई हूँ। एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन ए वीक्स टाइम, और मैंने उससे ये डिसाइड किया, ये सुनिश्चित किया कि आप चलो, मैं आपसे लंदन में एक हफ्ते बाद में मिलता हूँ। 5 days लेटर माई मेल अराइव्ड, 5 दिन बाद इसको जो मेल मिलनी थी ना वो आई इसकी। कितने दिन बाद? 5 दिन बाद। तो इस पहले पैराग्राफ में उसने ये बताया है, बसरा घूमने के लिए गया था, उसके बाद में कंसुलेट ऑफिस में, एक्सचेंज ऑफिस में अपने मेल लेने के लिए गया था, उसका फ्रेंड भी उसके साथ था। उस समय उसने अपने फ्रेंड को बताया कि मैं क्या करूं, डॉग्स की जगह क्या पाल लूं, ओटर्स पाल लूं। ऐसा मेरे दिमाग में क्या रहा है, विचार। और इसने सुना था कि जो ओटर्स हैं वो क्या होते हैं, दलदली इलाके, पानी वाले इलाकों में रहते हैं। तो इसने ऐसा अपने फ्रेंड को बताया कि मैं जहाँ रहता हूँ केमिस्ट्रेना में, वो पानी से घिरा हुआ है, तो उसको रखने की तो क्या है, कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। तो उसके फ्रेंड ने भी कहा कि तुम कहाँ जाओ, टिग्रिस मार्सेज में जाओ, और वहां से क्या कर लो, कोई भी ओटर बाई कर लो। वहाँ ओटर इतनी आम बात है, इतने कॉमन है, जैसे हर जगह पे क्या मिल जाते हैं, मस्कीटो मिल जाते हैं ना, वैसे ओटर आम बात है वहां पे। फिर ये कहाँ पे गए, कंसुलेट ऑफिस में। वहां पहुंचने पे पता चला कि इसके फ्रेंड की मेल तो आ गई है, इसकी नहीं आई है। फिर इसने क्या किया, वहां कांटेक्ट करने की कोशिश की, टेलीफोन करने की कोशिश, केबल किया पहले तो, केबल का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो इसने क्या किया, फिर टेलीफोन करने की कोशिश की, लेकिन टेलीफोन क्या करना पड़ता था, 24 घंटे पहले बुक करवाना पड़ता। तो बुक करवाने के लिए गया, लेकिन पहले दिन क्या था, उनकी जो लाइन थी वो व्यस्त थी, ये नहीं करवा पाया बुक। दूसरे दिन क्या हुआ, रिलीजियस हॉलीडे आ गया। दूसरे दिन रिलीजियस हॉलीडे, और तीसरे दिन कोई और समस्या के कारण क्या था, ऑफिस बंद था। चौथे दिन जाके इसकी क्या बुक हुई, कॉल बुक हुई, और 5वें दिन इसका लेटर इसको मिला। नेक्स्ट, आई कैरिड इट टू बेडरूम। कैरिड यानी होता है ले जाना। अब इसकी जो मेल आई ना, ये वहां से मेल लेके आ गया, और कहाँ पे लेके गया इसको, अपने बेडरूम में। क्या करने के लिए, टू रीड। एंड दे आर स्क्विटिंग ऑन द फ्लोर वर 2 अरब्स। अरब का मतलब, अरब जो कंट्री है, उनके जो निवासी होते हैं उनको बोलते हैं अरब, अरब्स। तो जैसे ये रूम में पहुंचा, वहां पे क्या बैठे थे, पहले से ही 2 अरब्स बैठे थे। स्क्विटिंग, स्क्विटिंग यानी क्या होता है, स्क्विटिंग, स्क्विटिंग यानी होता है आलती पालती मार के बैठना, आलती पालती मारना। तो ग्राउंड पे, फ्लोर पे जो 2 आदमी बैठे हैं पहले से इसके रूम में, वो आलती पालती मार के बैठे हुए हैं। ऑन द फ्लोर वर 2 अरब्स, बिसाइड देम ले ए सैक। बिसाइड यानी होता है उनके पास में, उनकी बगल में। देम, ले यानी रखा होना, पड़े होना। ए सैक, सैक यानी होता है बोरा, क्या होता है, बोरा। दैट स्कीमर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। स्कीमर्ड होता है ट्विस्टेड अबाउट, हिलना। स्कीमर्ड यानी क्या होता है, हिलना। और वो जो बोरा है ऐसे बीच बीच में हिल रहा था टाइम टू टाइम। दे हैंडेड मी ए नोट फ्रॉम माई फ्रेंड। उन्होंने एक वो बोरा और एक नोट क्या दिया, मेरे हाथ में दिया, और कहा, हेयर इज योर ऑर्डर। क्या कहा, उसके फ्रेंड का लिखा हुआ उसको लेटर दे दिया, और कहा कि हेयर इज योर ऑर्डर, ये रहा आपका ऑर्डर। ये तो सोच ही रहा था, इसके फ्रेंड ने अरेंजमेंट करवा के इसको क्या दिलवा दिया, ऑर्डर। आगे देखते हैं क्या हुआ। सेकंड पार्ट शुरू हो गया इसमें। विद द ओपनिंग ऑफ द सेक बिगिन ए फेज ऑफ माई लाइफ दैट हैज नॉट येट एंडेड। और उस बोरे को खोलने के साथ ही मेरे जीवन का एक नया चरण शुरू हुआ, नया अध्याय शुरू हुआ, जो अब तक क्या नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। एंड मे, और मुझे लगता है, एंड मे फॉर ऑल आई नो नॉट एंडेड बिफोर आई डू। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक ये खत्म भी नहीं होगा। इट इज इन फैक्ट ए थ्रेलडम ऑफ ओटर। थ्रेलडम यानी क्या होता है भाई, इधर लिखा है साइड में, थ्रेलडम। थर्लडम, थर्लडम होता है अंडर द कंट्रोल ऑफ समवन, अंडर द कंट्रोल ऑफ समथिंग या समवन, किसी के नियंत्रण में हो जाना, वश में हो जाना। जादू, इसको हम दूसरे वर्ड में क्या कह सकते हैं, जादू, मैजिक। इट इज द इनफैक्ट ए थ्रेलडम ऑफ ओटर, कि ये जो था ना, ये मेरे ऊपर क्या था, इन ओटर्स का जादू था। एन ओटर फिक्सेशन,
फिक्सेशन का मतलब होता है अटैचमेंट होना, लगाव होना, लगाव। क्या होता है फिक्सेशन? यानी लगाव। और ये होगा थ्रेलडम, इसका मतलब जादू टोना या वशीकरण, कि मेरे ऊपर किसका वश हो गया? ओटर्स का वश हो गया। एन ओटर फिक्सेशन, ओटर से मेरा क्या हो गया? लगाव। दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाय मोस्ट अदर पीपल, जैसा कि मैं और बहुत सारे लोगों से सुनता हूँ कि ओटर के आने के बाद आप क्या हो जाते हैं? उसके वश में हो जाते हैं, ओटर्स का आप पे जादू हो जाता है। हु हैव एवर ओन्ड वन, किन लोगों से सुनता है? जिन्होंने कभी अपनी लाइफ में ओटर्स पाले हैं ना, वो बताते हैं कि अगर आप ओटर ले आएंगे तो आप पे उसका क्या हो जाएगा? वशीकरण। वशीकरण का मतलब ऐसे रियल में उनमें कोई जादू नहीं होता है, मैजिक नहीं होता है, लेकिन उनकी एक्टिविटीज हैं, उनकी क्यूटनेस है, उसको देख के आप क्या हो जाते हैं? उसको छोड़ना ही भूल जाते हैं, नहीं उससे दूर नहीं रहा जाता फिर। द क्रिएचर दैट इमर्ज फ्रॉम द सेक ऑन द स्पेसियस टाइल फ्लोर ऑफ द कंसुलेट बेडरूम resembled most of all a very small, medievally conceived dragon from the head to the tip of the tail। अब देखिए, जो उस इमर्ज का मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमर्ज्ड? इमर्ज यानी होता है प्रकट होना या निकलना। तो उस बोरे से जो जीव निकला, क्रिएचर यानी होता है जीव, जो जीव निकला उस बोरे से निकलने के बाद, ये जो कंसुलेट ऑफिस में ही है अभी बेडरूम में, अपने बेडरूम में, उसका जो स्पेसियस, स्पेसियस का मतलब खुला, बड़ा टाइल फ्लोर है, उसके ऊपर वो क्या कर रहा है? रेम्बल। रेम्बल का मतलब होता है ऐसे घसीट घसीट के चल रहा है खुद को। ऑल ए वेरी स्मॉल, और कैसा लग रहा है? वो बिल्कुल छोटा सा लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो फ्लोर है वो बड़ा लग रहा है, तो वो जो जीव है, जो क्रिएचर है, ओटर है, वो छोटा लग रहा है। मिडाइवली कंसीव्ड, मिडाइवली कंसीव्ड का मतलब होता है, मिडाइवली का मतलब होता है मिडिल एज, मिडिल एज, मध्यकाल। ऐसा लग रहा है कि वो मध्यकाल का ड्रैगन हो। मध्यकाल का मतलब कि जो ड्रैगन होते हैं, ड्रैगन वो साइज में वैसे तो बड़े होते हैं, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि वो अभी क्या है? छोटा ड्रैगन है। फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल, उसके शरीर से लेके उसकी पूंछ के पोर तक, ही वॉज कोटेड विद सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स। स्केल्स क्या होती हैं भाई? स्केल्स, स्केल्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केल्स? ये बता रहा है राइटर कि वो सर से लेके उसकी पूंछ के कोने तक, कोटेड, कोटेड का मतलब होता है ढका हुआ है, जैसे परत चढ़ी है। सिमेट्रिकल यानी होता है ऐसे समानांतर, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। पॉइंटेड यानी होता है नुकीली, पॉइंटेड यानी क्या होता है? नुकीली। और स्केल्स यानी होती है सल्ख, परतें। ऑफ मड आर्मर, कि वो जो ओटर है ना, उसके ऊपर क्या चढ़ी हुई है? ऐसे समांतर रूप से एक के ऊपर एक, पूरे सर से लेके उसकी पूंछ तक परत चढ़ी हुई है। किसकी? मड की। मड यानी होती है कीचड़। और ऐसा लग रहा है कि उसने क्या पहना हुआ है? मड का आर्मर पहना हुआ है। आर्मर का मतलब होता है कवच। क्या होता है आर्मर? यानी कवच। ऐसा लग रहा है कि उसने क्या पहना है? कीचड़ का कवच पहना है। बिटवीन हुज टिप्स was visible a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole। और उसकी जो वो जो परत चढ़ी हुई ना, उसमें से ऐसे बीच में से थोड़ा सा क्या हुआ है? वो मड हटा हुआ है, और उस मड के हटने से उसके जो बाल हैं, उनसे क्या निकले हुए हैं? उसके फर, जो मुलायम बाल हैं उसके, वेलवेट जैसे, मखमल जैसे जो बाल है ना, वो निकले हुए हैं। और उनके निकलने से कैसे हैं वो? चॉकलेट ब्राउन के हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई तिल है उसके आर्मर पे। ही सुक हिमसेल्फ, सुक यानी होता है हिलना, उसने अपने आप को हिलाया। एंड हाफ एक्सपेक्टेड, आई हाफ एक्सपेक्टेड ए क्लाउड ऑफ डस्ट, और मैंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि इसके हिलने के बाद ऐसे पूरे रूम में क्या हो जाएगा? ऐसे धूल का गुब्बार या धूल का बादल छा जाएगा। बट इन फैक्ट इट वॉज नॉट फॉर अनदर month that I managed to remove the last of the mud and see the otter। और उसके हिलाने के बाद मुझे ऐसे अगला अगले महीने का इंतजार ही नहीं करना पड़ा। ये पहले ऐसे सोचता था कि ओटर्स हैं वो पानी में रहते हैं, कीचड़ में रहते हैं, तो उनको जितना आप साफ करोगे वो उतना ही क्या करेंगे? कीचड़ में जाएंगे, कीचड़ लपेटेंगे खुद के। लेकिन ये कह रहा है कि उसने एक बार में क्या कर दिया?
अपना जितना भी कीचड़ लगा हुआ था ना उसको सारे को साफ कर दिया। मुझे दोबारा से उसको अगले महीने तक तो साफ करने की जरूरत नहीं पड़ी। एंड सी द वोटर एज इट वर इन हिज ट्रू कलर्स, और उसको अब जैसे उसने वोटर ने अपने आप को ऐसे हिलाया, हिलाने से जितनी भी कीचड़ लगी हुई थी, सूखी हुई थी, तभी तो परतें बनी है भाई। वो परतें क्यों बनी है उसके पूरे बॉडी पे? क्योंकि वो जो कीचड़ लगा है वो सूख गया, और सूखने के बाद कीचड़ कैसा हो जाता है? हार्ड हो जाता है। उसने हिलाया जैसे ही, तो जितनी सारी मिट्टी थी उस पे लगी थी, मड थी, वो सारी क्या हो गई? हट गई। और जो पुटर है वो अपने किस में आया? ट्रू फॉर्म में आया, ट्रू कलर में आया। नेक्स्ट, मिसबिल एज आई कॉल द वोटर। अब ये वोटर को बता रहा है कि उसका नाम क्या है? मिसबिल। मैं उसको मिसबिल करके पुकारता था। वॉज इन फैक्ट ऑफ ए रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस। ये ओटर की ऐसी प्रजाति थी, रेस यानी होती है प्रजाति, रेस यानी ये दौड़ नहीं है भाई, दौड़ भी होता है लेकिन दौड़ नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे है प्रजाति। प्रजाति तो कह रहा है कि मैं उसको मिसबिल करके पुकारता था, और मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है मुझे कि वो आज से पहले साइंस को भी नहीं पता था, साइंस को भी नहीं पता था क्या? इसकी प्रजाति के बारे में। एंड वॉज एटलीस्ट क्रिस्टाइन बाई जूलॉजिस्ट लुट्रोगेल पर्सिपिलेटा मैक्सवेली। पर्सिलेटा मैक्सवेली। और ये कह रहा है कि बाद में जो जूलॉजिस्ट हैं, जंतु विज्ञानी हैं, उन्होंने उसको क्रिस्टाइन किया। क्रिस्टाइन का मतलब होता है, ये इधर लिखा है, नेम्ड, नामकरण करना। किसी वस्तु को, व्यक्ति को, जीव को उसका नाम देना, नामकरण करना, इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको कहा जाता है क्रिस्टेन। क्रिस्टेन यानी क्या होता है? नामकरण करना। तो जूलॉजिस्ट ने बाद में उसका नामकरण क्या किया, ये जानकारी आपको याद रखनी है। लुट्रोगेल और स्पीसिलेटा मैक्सवेली, और मैक्सवेल्स ओटर, और मैक्सवेल्स ओटर। क्यों? क्योंकि इसको पाला किसने? इसने फेमस कर दिया इसको, मैक्सवेल। तो बाद में क्या किया गया? जो जूलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसके नाम को मिला के, ओटर को नाम को मिला के, इसको क्या नाम दिया? लुट्रोगेला परस्पिसिलेटा मैक्सवेली, और मैक्सवेल्स ओटर। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स, ये नाम याद रखना आपको उसका, लुट्रोगेल परस्पिसिलेटा मैक्सवेली, और दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? मैक्सवेल्स ओटर। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिसविल वॉज नीदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली। हॉस्टाइल का मतलब यहाँ पे वो हिंसक वाला नहीं है, हॉस्टाइल यानी हिंसक होता है, हिंसक, हिंसा करने वाला। यहाँ पे अनफ्रेंडली, कि वो पहले 24 घंटों तक न तो मित्रवत रूप में रहा, और न ही ऐसे दुश्मनी कर रहा था कि मुझे काट रहा था, मेरी तरफ भाग रहा था। बिल्कुल उदासीन था वो। ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट। इनडिफरेंट था। अलूफ एंड इनडिफरेंट का मतलब होता है कीपिंग ए डिस्टेंस, कि वो मुझसे ऐसे दूरी पे जाके बैठ रहा था, न फ्रेंडली था न हॉस्टाइल था। अलूफ एंड इंडिफरेंट था, कीपिंग डिस्टेंस, मुझसे दूर जाके बैठ रहा था। चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार फ्रॉम माई बेड्स एज पॉसिबल। और किस बात को चुन रहा था शुरू के 24 घंटे में? कि मेरा जो बेड है उससे जितनी दूर हो सके वो कोने में अकेला जाके फ्लोर पे सो रहा था। द सेकेंड नाइट मिसबिल केम ऑन टू माई बेड इन द स्मॉल आवर्स। और दूसरे दिन दूसरे दिन क्या हुआ? जो मिसबिल है, दूसरी रात को मिसबिल मेरे बेड पे आ गया उस टाइम के लिए। एंड रिमेन एस्लिप इन द क्रूक। क्रूक यानी होता है ऐसे मोड़, क्रूक यानी क्या होता है? मोड़। जब आप सोते हो ना, तो पैर मोड़ के, बहुत सारे लोग ऐसे सोते हैं, तो जो जॉइंट होता है ना घुटने का, ये जॉइंट ऐसे मोड़ के सोते हैं पैरों को, इसको बोलते हैं क्रूक। ये वाला हिस्सा क्रूक। तो कह रहा है कि दूसरी रात को मिसबिल कुछ घंटों के लिए कहा मेरे बेड पे आ गया। एंड रिमेन एस्लिप इन द क्रूक ऑफ माई नीज अंटिल द सर्वेंट ब्रोट टी इन द मॉर्निंग। और तब तक मेरे घुटनों के जोड़ों के बीच में सोता रहा जब तक सुबह क्या नहीं हुआ? जो सर्वेंट है वो मेरे लिए चाय लेके नहीं आया, यानी सर्वेंट ने आके इसको जगाया। नेक्स्ट,
And during the day he began to lose his apathy and take a keen, much too keen interest in his surrounding. apathy यानी होता है absence of interest, कि पहले उसका इंटरेस्ट नहीं था, पहले वो न तो राइटर में इंटरेस्ट ले रहा था, न उसके फ्लोर में ले रहा था, न उसके रूम में इंटरेस्ट ले रहा था, लेकिन उस दिन के बाद से वो क्या करने लगा, अपैथी को तो छोड़ दिया उसने, बिगिन टू लूज हिज अपैथी, उसका जो डिसइंटरेस्ट था ना, उसकी रुचि नहीं थी, उसको तो छोड़ दिया, और अब क्या करने लगा, कीन हो गया, कीन का मतलब ज्यादा रुचि लेना, अपैथी का ऑपोजिट कीन, ज्यादा रुचि लेने लगा किसमें, सराउंडिंग्स में, सराउंडिंग्स होता है आसपास का वातावरण, उसका घर, उसके कमरे वगैरह, उनमें क्या करने लगा, वो घूम घूम के देखने लगा. आई मेड ए बॉडी बेल्ट फॉर हिम एंड टुक हिम ऑन ए लैड टू द बाथरूम. अब ये राइटर कह रहा है कि मैंने उसके लिए क्या बनाया, एक बॉडी बेल्ट बनाया. बॉडी बेल्ट यानी उसके पेट से ऐसे, पेट से और गर्दन से बांधते ना, ऐसे ऐसे कुछ होता है, पेट से और गर्दन से बांध के, फिर कोई लेड, लेड का मतलब यहाँ पे शीशा नहीं है, लेड का मतलब है जंजीर, तो बॉडी बेल्ट बना दिया, और उस बॉडी बेल्ट को किससे बांध लिया, एक जंजीर से बांध लिया. टू द बाथरूम, और उस जंजीर से पकड़ के मैं उसको कहाँ पे लेके जाता, बाथरूम में. वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विद जॉय इन द वाटर. वाइल्ड का मतलब होता है ऐसे जंगली हो जाना, जंगली हो जाना, असभ्य हो जाना. तो जब मैं उसको कहाँ पे लेके जाता, बाथरूम में लेके जाता, तो आधा एक घंटे के लिए वो क्या हो जाता, खुशी से पागल हो जाता, जंगली की तरह व्यवहार करता पानी में. प्लंगिंग एंड रोलिंग इन, प्लंगिंग यानी उछल कूद करना, रोलिंग यानी उसमें लोट पलोट करना पानी में, बाथ टब होता है ना, शूटिंग अप एंड डाउन, कभी ऊपर आना कभी नीचे जाना, शूटिंग अप एंड डाउन पानी में, जो बाथ टब जिसमें इसको छोड़ा जा रहा है ना, उसमें down the length of bathtub underwater and making enough slows and splash for the hippo. और जो पानी है, टेप चालू है, टेप यानी होता है नल, बाथटब में नल चालू है, तो ये क्या सोच रहा है कि जितना हो सके ना पानी को क्या करे, स्प्लैश करे, स्लोस, स्लोस का मतलब क्या होता है, बेकार बहाना पानी को, छिटके मारना, छींटे मारना, किसकी तरह, लाइक ए हिप्पो. हिप्पो यानी होता है हिपोपोटेमस, जो पानी में रहने वाले गेंडे होते हैं ना, उनको बोलते हैं, आप देखा होगा आपने. दिस इज आई वॉज टू लर्न इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओटर्स. और इसे देख के मुझे क्या समझ में आई, जो ओटर्स होते हैं ना, उनकी एक विशेषता, चरित्र की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, चरित्र की विशेषता, उनका नेचर, वो समझ में आया. एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, कि जो ओटर्स होते हैं ना, उनके सामने अगर पानी रख दें, उस पानी में आप उसको छोड़ दें, और वो पानी जमीन पे नहीं है, किसी बाल्टी में, टब में या बाथ टब में है, तो वो क्या चाहते हैं, उसमें जितना भी पानी है वो सारे को क्या कर दे, नीचे बिखेर दे. जब तक उसकी लास्ट बूंद न बिखर जाए तब तक वो क्या करते रहते हैं, उस पानी को स्प्लैश करते रहते हैं, छिटकाते रहते हैं. मस्ट बी, ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी, सो टू स्पीक, एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस. इसीलिए उसने भी क्या कर दिया, जो इसका जो बाथरूम था उसमें पूरे में पानी पानी फैला दिया. ए बाउल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न, बाउल यानी यहाँ पे ये बाथ टब भी है, मस्ट बी वंस बी ओवरटर्न, और इफ इट विल नॉट बी ओवरटर्न बी सेट इन एंड पोस्ट इट अंटिल इट ओवरफ्लो. अब इसको देखो, या तो किसी छोटे टब में या किसी और बाथ टब से जो छोटा हो, ऐसे बाउल में जब इसको पानी में बिठाया जाता ना, तो ये क्या करता, पहले तो नहा लेता उसमें डूब डूब के, और उसके बाद में क्या करता, उसको ओवरटर्न कर देता, ओवरटर्न यानी उलट देता, उस पानी को नीचे बिखेर देता. और इट विल नॉट बी ओवरटर्न बी सेट इन एंड फ्लोस इट इन अंटिल इट ओवरफ्लो. और अगर वो क्या ना हो, पलटा नहीं जाए इसे, तो फिर क्या करने लग जाता, अपनी पूंछ से, अपनी गर्दन से, अपने हाथों से, पैरों से छपाकी लगाने लग जाता पानी में, ताकि पानी को बाहर निकाले, ओवरफ्लो करे, स्प्लोस करे. स्प्लोस यानी बेकार में बहाना ऐसे बाहर पानी को. वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स. when statics it wasted and statics it is wasted and provoking. अब ये कह रहा है
राइटर कह रहा है इसको, उसको ओटर को देखने के बाद में ऐसा समझ में आया कि जो पानी होता है ना, ओटर ऐसा सोचते हैं, ओटर के अकॉर्डिंग पानी होता है वो क्या होना चाहिए, चलते ही रहना चाहिए, मूव ऑन, चलते रहना चाहिए। उसको अगर स्टैटिक रखोगे, स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, पानी को अगर स्थिर रखोगे तो क्या है, व्यर्थ है और प्रोवोकिंग है। प्रोवोकिंग मतलब गुस्सा दिलाने वाला होता है। अगर वोटर्स के सामने पानी रखा है तो ये उसको क्या करेंगे, रखा है तो क्या करेंगे, उसको बिखेरेंगे, व्यर्थ करेंगे, क्योंकि रुका हुआ पानी इनके लिए क्या है, वेस्टेड है एंड कोजिंग एंगर और समथिंग अदर रिएक्शन, इनको गुस्सा दिलाने वाला दिखता है वोटर्स को। ये बात राइटर के समझ में आई जब इसने उसको पानी में ऐसे स्प्लॉश करते हुए, शूटिंग करते हुए, रोलिंग करते हुए देखा ना, तब वोटर ने बताया नहीं इसको, लेकिन इसने ऐसा अंदाजा लगा के बताई ये बात। नेक्स्ट, 2 days later, मिसबिल escaped from my bedroom as I entered it. 2 दिन बाद जैसे ही मैं अपने बेडरूम में घुसा, मिसबिल वहां से क्या हो गया, स्केप हो गया। स्केप का मतलब बच के बाहर आना। एंड आई टर्न टू सी हिज टेल डिसअपेयरिंग राउंड द बेंड ऑफ द कॉरिडोर दैट लेड टू द बाथरूम। और जब मैंने बाहर निकल के देखा, इसने देख लिया कि वो उसके अंदर आते ही, उसने जैसे ही दरवाजा खोला वो निकल के कहाँ चला गया, बाहर। थोड़ी देर तो अंदर ही रहा और जैसे ही इसका ध्यान हट गया राइटर का, वो निकल के कहाँ चला गया, बाहर। और बाहर कहाँ चला गया, कॉरिडोर में, बरामदे में, जो गैलरी होती है ना उसमें जाके। और किधर मुड़ा, उस साइड में मुड़ा जिस साइड का रास्ता कहाँ जा रहा है, बाथरूम की तरफ। यानी उसको ज्यादातर टाइम टाइम कहाँ बिताना है, बाथटब में। बाय द टाइम आई गोट देयर he was up on the end of the bathtub and fumbling at the chromium tape with his paws. और जब तक मैं उसके पीछे पीछे बाथरूम में पहुंचता, तब तक वो कहाँ चढ़ चुका था, बाथटब के ऊपर। कहाँ पे चढ़ चुका था, बाथटब के ऊपर, उसके कोने पे पहुंच गया। एंड फम्बलिंग एट द क्रोमियम टेप, टेप का मतलब होता है नल, और क्रोमियम होती है धातु, ये चमकीली जो धातु होती है ना, एल्यूमिनियम, इनको मिला के। तो जो टेप है वो किसका बना हुआ है, क्रोमियम का। तो उस क्रोमियम के टेप को क्या कर रहा है वो, फम्बलिंग। फम्बलिंग का मतलब उसको चलाने की या खोलने की कोशिश कर रहा है, और कैसे वे में, क्लजमी वे में, क्लजमी मैनर में, गंदे तरीके से। या तो अपने मुंह से कर रहा है ना, या कभी अपने हाथों से कर रहा है, फिर नहीं खुल रहा तो ऐसे घूम के दोबारा जोर से मार रहा है। इसको बोलते हैं फम्बलिंग। ट्राइंग टू डू समथिंग इन ए क्लजमी मैनर, कि कोई भी काम हो उसको अगर गंदे तरीके से करो ना, उसको कहा जाएगा फम्बलिंग। तो वो गंदे तरीके से टेप को खोलने की कोशिश कर रहा है अपने पंजों से, पोज से। पो का मतलब क्या होता है, पंजे। आई वॉज्ड अमेज्ड, मैं देखता रहा, देखते देखते मैं भी चकित हो गया। अमेज का मतलब होता है चकित होना, आश्चर्यचकित हो जाना। इन लेस देन ए मिनट he had turned the tape for enough to produce a trickle of water. और लगभग 1 मिनट के अंदर ही उसने क्या कर दिया, उस टेप को इतना खोल दिया कि उससे पानी की थोड़ी सी धार आने लगी। ट्रिकल यानी मतलब थोड़ी सी धार। एंड आफ्टर ए मोमेंट और टू अचीव द फुल फ्लो, और फिर उसके 1-2 सेकंड बाद में उसने क्या कर दिया, टेप को पूरा खोल दिया और उसमें से फुल फ्लो से क्या आने लगा, पानी। He had been lucky to turn the tape the right way. On later occasion, he would sometimes screw it up still tighter, chitter with irritation and disappointment at the tape's failure to cooperate. और अगले कुछ मौकों पे ये कह रहा है कि उस समय तो वो लकी रहा कि उसने क्या किया, पोटर की बात हो रही है यही। उस समय वो लकी रहा जब उसने टेप खोला ना, कि उसने टेप को, उस नल को, टैप को क्या घुमाया, सही दिशा में घुमाया, जिससे वो खुल गया। लेकिन अगले कुछ अवसरों पे he would sometimes screw it up still tighter, राइटर ने उसको और ज्यादा टाइट बंद कर दिया। तो जब उससे खुलता नहीं ना वो, वोटर से वो जब खुलता नहीं तो वो चिटरिंग करता। चिटरिंग यानी चींची की आवाज। वो कैसे करता, इरिटेशन से, चिड़चिड़ा होके, डिसअपॉइंटमेंट से, निराशा के भाव से। जब उससे वो टेप नहीं खुलता, क्यों नहीं खुलता, क्योंकि राइटर उसको क्या कर देता, टाइट बंद कर देता। तो वो नहीं खुलता तब वो क्या करता, चिटरिंग करता, इरिटेशन से, डिसअपॉइंटमेंट से, ताकि क्या हो, राइटर उसके साथ कोऑपरेट करे, उस टैप को खोल दे। नेक्स्ट, वेरी सून मीज वुड फॉलो मी विदाउट ए लैड एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम।
अब बहुत जल्दी ही जो मिज है वो मुझे फॉलो करने लगा। फॉलो का मतलब ये जहां जाता है इसके पीछे पीछे आने लगा, विदाउट लेड, बिना जंजीर के, बिना किसी फंदा वगैरह लगाते ना उसके, इसके बिना उसके इसके पीछे पीछे आने लगा। एंड कम टू मी, और मेरे पास आ जाता व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम, और जब मैं उसका नाम पुकारता मिज, तो वो बोलते ही मेरे पास आ जाता। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, और वो अपना ज्यादातर समय किस में बिताता, खेलने में बिताता। ही स्पेंट आवर्स सफलिंग ए रबर बॉल राउंड द रूम लाइक ए 4 फुटेड सोसर प्लेयर, और उसका ज्यादातर समय होता, ज्यादातर घंटे होते वो सफलिंग करते हुए, सफलिंग का मतलब होता है ऐसे लुढ़काते हुए, सफलिंग मीन क्या होता है, लुढ़काते हुए, पैरों से घसीटना, पैरों से लुढ़काना। तो उसका ज्यादातर उसके जो घंटे होते ना, किसी बॉल को, रबर की बॉल को पूरे कमरे में चारों कोने में उसको लुढ़काते हुए निकलता। ऐसे निकलता जैसे चार पैरों वाला कोई सोसर प्लेयर क्या कर रहा है, सोसर खेल रहा है। सोसर फुटबॉल के जैसा गेम होता है भाई, उसमें भी क्या किया जाता है, पैरों से खेला जाता है। तो वो भी क्या कर रहा है, उस बॉल के साथ ऐसे ही खेल रहा है। राइटर को उसको देखने से ऐसा लग रहा है कि चार पैरों का कोई खिलाड़ी क्या खेल रहा है, सोसर, यूजिंग ऑल 4 फीट्स टू ड्रिबल द बॉल। वो सोसर का मतलब फुटबॉल ही होता है भाई, याद रखना ये बात। सोसर, सोसर यानी क्या होता है, फुटबॉल ही होता है। पैरों से खेले जाने वाला जो गेम होता है ना फुटबॉल का, उसको बोलते हैं फुटबॉल। सोसर को भी क्या बोलते हैं, फुटबॉल। तो ऐसे लग रहा है कि चार पैरों वाला खिलाड़ी क्या खेल रहा है, फुटबॉल। फुटबॉल में पैरों से ही तो बॉल को लेके जाते हैं, वो कभी पैरों से कभी हाथों से, यानी अपने दोनों पैरों दोनों हाथों का यूज करता है वो, यूजिंग ऑल 4 फीट्स टू ड्रिबल द बॉल। अब वो अपने चारों पैरों से क्या करता है, बॉल को धकेलता है। एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट विद ए पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक। फ्लिक यानी होती है क्विक एंड लाइट मूवमेंट, तेज गति से और हल्के से ऐसे वो करके क्या किया जाए, ऐसे गर्दन को घुमाया जाए, फ्लिक। तो अपने पैरों से तो करता ही, लेकिन साथ साथ में क्या करता, पावरफुल फ्लिक करता अपने नाक से, गर्दन से, नेक से गर्दन को घुमाता और बॉल पे पावरफुल फ्लिक करता। टू ए सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंट, और अपनी गर्दन से उस जो रबर की बॉल है उसको सरप्राइजिंग ऊंचाई तक फेंक देता, गर्दन से। For the real play of an otter is when he lies on his back and juggles with small objects between his paws. लेकिन जो ओटर्स होते हैं, क्या होते हैं, ओटर्स होते हैं, उनका असली खेल तो कब होता है, जब वो अपनी कमर के बल पे लेट जाते हैं फ्लोर पे, एंड जगल, जगल यानी करतब दिखाना, बाजीगरी करना, विद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पोज, और अपने पंजों में ऐसे कोई छोटी चीज को लेके क्या करते हैं, ऐसे बाजीगरी करते हैं, with a small object between his paws. Marble were Mill's favorite toys for this pastime. Pastime होता है मन बहलाने का, जो खेल खेला जाता है या जो भी काम किया जाता है उसको बोलते हैं पास टाइम। मन बहलाने के लिए या खाली समय में किया जाने वाला जो भी काम होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, पास टाइम। तो इसका तो सारा ही समय खाली है, पास टाइम ही है पोटर का। तो कह रहा है कि जो मिज है उसका जो फेवरेट टॉय है वो क्या है, मार्बल। मार्बल होते हैं, कंचे होते हैं ना, कंचे, कंचे, वो वो कंचे क्या है इसके, फेवरेट है। कंचे क्या है, फेवरेट है। तो उनसे खेलता है ये, जब अपनी कमर के बल पे लेट जाता है, अपने पंजों में क्या लेके खेलता है ये, कंचे लेके खेलता है। ही वुड लाई ऑन हिज बैक रोलिंग टू और मोर ऑफ देम अप एंड डाउन हिज वाइड फ्लैट बेली विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन टू द फ्लोर। और वो क्या करता है, अपने बेली पे, अपने पेट पे ये 3 या 4 कंचे एक साथ लेके उनको अपने पंजों से ऐसे उछालता है ऊपर, उनको बिना नीचे गिरे हुए, जैसे बाजीगर करते हैं ना, जादूगर दिखाते हैं ऐसे, एक हाथ में बॉल है, 4 बॉलों को एक साथ ऐसे हवा में घुमाते रहते हैं, वैसे ये भी करता है, इसलिए इसको जगलर बुला है। बाजीगर की तरह क्या करता है, ये भी बाजीगरी करता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट में ये आ गए हैं आपके लिए भाई ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक। व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक कैम्सफेरना वुड बी सुटेबल फॉर। मैक्सवेल ने कैम्सफेरना को किस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उपयुक्त माना।
किसके लिए? फॉर अडेप्टिंग ए ओटर। ये तो बात आई थी। वे ओटर मुख्य तो कहाँ पाए जाते हैं? ईरान में। लेकिन इसने अपनी जो क्लाइमेट है, अपने जहाँ पे रहता है, उसको देख के ऐसा अंदाजा लगाया कि केमोस्फेरना है वो यहाँ से जो भी ओटर लेके जाएगा उसके लिए कैसा रहेगा, अच्छा। क्योंकि उसके आसपास में वो चारों तरफ से किससे रिंज है? ओटर से। वाई डस ही गो टू बसरा? वो बसरा क्यों गया था? क्यों गया था? अपनी मेल्स लेने के लिए गया था। हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर एंड वाई? और उसे वहां कितने दिन इंतजार करना पड़ा, कितना लंबा इंतजार करना पड़ा? 5 दिन का। एंड वाई? क्यों करना पड़ा? आपको बताना है। पहले दिन इसकी मेल नहीं आई, दूसरे दिन इसको क्या करना था, इसने केबल किया, केबल का कोई आंसर नहीं आया। इसने टेलीफोन के लिए क्या किया, कॉल बुक करवाने की कोशिश की, लेकिन पहले दिन क्या है, लाइन खराब थी। दूसरे दिन कोई हॉलीडे था। तीसरे दिन भी ब्रेक डाउन हो गया कुछ। चौथे दिन इसने बुक कराई और 5वें दिन फिर इसकी कॉल हुई और इसका मेल आया। हाउ डज ही गेट द ओटर? उसको वो ओटर कैसे मिला? तो ओटर किसने गिफ्ट किया इसको? उसके फ्रेंड ने। डज ही लाइक इट? क्या उसको ये पसंद आया? पिक आउट द वर्ड दैट टेल यू दिस। और उसको ये पसंद आया है नहीं, वो वर्ड आपको उस पैसेज में से छांटना है पीछे। वाई वॉज द ओटर नेम मैक्सवेल्स ओटर? ओटर का नाम मैक्सवेल्स ओटर क्यों रखा गया? क्योंकि मैक्सवेल ने उसको पाला। टेक द राइट आंसर। इन द बिगनिंग द ओटर वॉज अलूफ एंड इंडिफरेंट। की शुरुआत में ओटर कैसा था? अलूफ एंड इंडिफरेंट था, फ्रेंडली था, होस्टाइल था? देखो, न तो फ्रेंडली था स्टार्टिंग में, न तो फ्रेंडली था, न होस्टाइल था। वो कैसा था? अलूफ एंड इंडिफरेंट। बिल्कुल अकेला और राइटर से दूर रहने वाला, एकांत में रहने वाला। What happened when Maxwell took Miss to the bathroom? क्या हुआ जब मैक्सवेल ओटर को बाथरूम में लेके गया? What did it do 2 days after that? और उसके 2 दिन बाद उसने क्या किया? ये सारे क्वेश्चन जो अपने फर्स्ट और जो सेकंड पार्ट पढ़े ना, उसी में से हैं। बाकी के पार्ट हम अगली क्लास में करेंगे कवर। ठीक है, तब तक आप पढ़ाई पे ध्यान रखिए। हैव ए गुड डे। बाय।